सो हेडिंग डाल लेना स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइंस। और प्री रिक्विजिट मतलब जो क्लास 10th में आपने पढ़ा है और जो यहां पर यूज होने वाले वो चीजें। तो सबसे पहली चीज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फॉर्मूला 2D वाला, x1 y1 अगर कोऑर्डिनेट है, इधर पे कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस d इज इक्वल टू क्या होता है रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फर्स्ट पॉइंट आपको पता होना चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, ओके। सेकंड जो चीज आपको पता होनी चाहिए क्लास 10th से, वो है सेक्शन फॉर्मूला। तो 3D में ऑलरेडी वैसे हमने पढ़ा हुआ है अभी पिछली क्लास में, तो आपको थोड़ा बहुत याद भी होगा। सेक्शन फॉर्मूला भी इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों केस का। जैसे मान लो ये वाला पॉइंट है x1 y1, ये वाला पॉइंट है x2 y2, इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट आ रहा है x y, और ये पॉइंट इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो जो x कोऑर्डिनेट होगा वो कैसे निकलेगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। और y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। क्लियर ये चीज, सेक्शन फॉर्मूला सेकंड चीज है। थर्ड इसके बाद आता है थर्ड सेक्शन फॉर्मूला के कुछ स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस मतलब क्या मैं बता रहा हूं, जैसे मान लो ये पॉइंट हो गया ए और ये वाला पॉइंट हो गया बी। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2। ठीक है, इसके मिड पॉइंट का फॉर्मूला, मिड पॉइंट एम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ। मिड पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ये बताओ। ए बी का अगर मिड पॉइंट एम है तो उसका कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा, x1 प्लस x2 बाय 2, और क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बाय 2। समझ में आई ये चीज, ये स्पेशल केस उसका। अगर मान लो ए बी एक लाइन सेगमेंट है और कोई दो पॉइंट इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट मतलब समझते हो ना क्या होता है, तीन इक्वल पार्ट्स में। तो यहां पर मान लो एक पॉइंट आ गया P, एक पॉइंट आ गया Q, तो पॉइंट P उसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये वाला 1:2 के रेशियो में, और Q उसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1 के रेशियो में। समझ में आया। या तो अगर आप P का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हो तो Q का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए PB में कौन सा फॉर्मूला लगा देना, डिस्टेंस फॉर्मूला। समझ में आई, सॉरी डिस्टेंस बोलो, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला। समझ गए ये चीज। फिर उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला का एक और केस, एक्सटर्नल वाला केस। एक्सटर्नल वाला केस मतलब क्या है, मान लेते हैं यहां पर एक पॉइंट ए है, यहां पर एक पॉइंट बी है, और ए बी को अगर एक्सटेंड करते हैं तो यहां पर एक पॉइंट सी आता है। तो उस केस में ए सी और बी सी, इसका जो रेशियो है मान लेते हैं ये m/n है, मतलब एक्सटर्नली इंटरसेप्ट कर रहा है उसको। तो उस केस में जो सेक्शन फॉर्मूला है वो कैसे लगेगा समझना। इसके कोऑर्डिनेट को मैं ले लेता हूं, ए के कोऑर्डिनेट को मैं ले लेता हूं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट को ले लेता हूं x2 y2, और सी के कोऑर्डिनेट को ले लेता हूं x y। तो जो x कोऑर्डिनेट होगा उसका फॉर्मूला होगा mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाय m माइनस n, और y कोऑर्डिनेट होगा my2 प्लस, प्लस नहीं माइनस ny1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। ये फॉर्मूला एक्सटर्नली वाला सेक्शन फॉर्मूला है, और ये कौन सा है, इंटरनली वाला। जब आपका पॉइंट एक्सटर्नल टू दैट लाइन सेगमेंट होता है तब ये लगाएंगे, और जब इंटरनल वाला होगा तो ये लगाएंगे। 10th में आप बस ये पढ़ते थे, 11th में ये वाली चीज इंक्लूड हो जाती है। क्लियर ये, तो ये सब पता होना चाहिए, नोट डाउन होना चाहिए, प्री रिक्विजिट है फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। एक और चीज है, ये नोट कर लो फिर वो बताता हूं।
हो गया? हेलो, ओके, हटा दो उसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट, एक और जो फॉर्मूला मैं बोल रहा था लास्ट, उसको नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है? सो मान लेते हैं हमारे पास एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्सेस के कोऑर्डिनेट पता है। वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2 और सी का कोऑर्डिनेट है x3, y3। तो हम इस ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकाल सकते हैं और वो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल्स टू, हाँ, वो हाफ बेस इनटू हाइट तब लगता है जब हमको बेस और हाइट पता होती है, लेकिन यहां पर हमको बेस और हाइट नहीं पता है। हमको क्या पता है? तीनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स बस पता है। तो फॉर्मूला होता है 1/2 मॉड x1 y2 माइनस y3। मेरे साथ में नोट डाउन करना, बड़ा है थोड़ा सा फॉर्मूला। मॉड x1 प्लस मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और ये मॉड क्लोज। ये मॉड इसलिए यूज होता है क्योंकि कई बार ये कैलकुलेशन करने में हमको नेगेटिव वैल्यू भी मिल जाती है, लेकिन एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो इसलिए जो भी आएगा हमको उसको पॉजिटिव कंसीडर करना है। क्लियर? ये फॉर्मूला क्लास 10th में होता था, लेकिन तुम लोगों के सिलेबस से डिलीट कर दिया गया था। ठीक है? सो दैट्स इट। इतनी चीजें रिक्वायर्ड है अभी जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं उसके लिए। नहीं, कुछ और चीजें और बच गई, अब कुछ नया कंसेप्ट। ये तो 10th वाले इतनी चीजें रिक्वायर्ड है। ठीक है, हटा दो इसको मैं फिर। हाँ, अब 11th में एक चीज हम डिस्कस करेंगे, स्लोप। मेरे ख्याल से फिजिक्स वगैरह में पढ़ा है क्या तुम लोगों ने स्लोप? कभी वर्ड सुना है स्लोप? स्लोप का मतलब क्या होता है? ढाल। क्लियर ये चीज? तो मैं एक एकदम जनरल लैंग्वेज में बता रहा हूं। देखो, लाइन जो है ना, लाइन कैसे हो सकती है? लाइन ऐसे बन सकती है, लाइन ऐसे भी बन सकती है, लाइन ऐसे भी बन सकती है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये लाइन को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वो किस तरफ जा रही, किस डायरेक्शन में जा रही है? तो उसके लिए स्लोप यूज किया जाता है। स्लोप, स्लोप मतलब क्या बताता है एक्चुअल में? वो लाइन जब हम आगे बढ़ रहे हैं एक्स एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, तो लाइन कांस्टेंट है या लाइन राइजिंग है या लाइन फॉलिंग है। क्लियर हुआ ये चीज? तो अगर कोई लाइन कांस्टेंट होती है तो उसका स्लोप क्या माना जाता है? 0। कोई लाइन राइजिंग होती है तो उसका स्लोप होता है पॉजिटिव। अब कितनी राइजिंग है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉलिंग है तो उसका स्लोप क्या होता है? नेगेटिव। स्लोप को डिनोट किया जाता है यूजुअली स्मॉल m से। ये स्लोप का नोटेशन होता है। क्लियर हुआ ये चीज? अब ये तो मैंने बता दिया, वो बताता क्या है? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। कैलकुलेट कैसे होता है वो चीज समझना। कैलकुलेट करने के लिए ना, ये हो गया मान लो हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया मान लो हमारा वाई एक्सिस, और यहां पर ये बन रही है सपोज एक लाइन जो कि कुछ ऐसे बन रही है। ठीक है? तो यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है स्लोप निकालने के लिए, ये वाला पार्ट, ये एंगल थीटा। इस एंगल थीटा को बोला जाता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ही मेजर किया जाता है। समझ रहे हो ये चीज? और वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मेजर किया जाता है। ठीक है? और स्लोप जो होता है, एम की जो वैल्यू होती है वो होती है टेन थीटा। ये होती है स्लोप की वैल्यू। अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है तो स्लोप कितना हो जाएगा उस लाइन का? 1045 मतलब कितना हो जाएगा? 1। अगर थीटा की वैल्यू 0 है, थीटा 0 मतलब लाइन कैसे हो जाएगा? ऐसा बेंड हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो 10 0 की वैल्यू कितनी होती है? 10 0 की वैल्यू क्या आती है? 0। तो स्लोप क्या हो जाएगा? 0। समझ में? अगर थीटा की वैल्यू 90 है, 1090 कितना होता है? 1090 कितना होता है?
इन्फिनिटी, और लाइन कैसे दिखेगी, ऐसे, समझ में आएगी नहीं, मतलब एकदम शार्पली राइजिंग लाइन, तो उसका स्लोप क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये स्लोप निकालने का एक फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला है स्लोप निकालने का, वो भी मैं बताता हूं। दूसरा फॉर्मूला तब यूज होता है जब हमको उस लाइन में कोई भी दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता होते हैं। जैसे मान लो पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है? तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये तो मेरे ख्याल से यूज किया होगा शायद फिजिक्स में, किया है क्या ये वाला? नहीं किया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, कोई कोरिलेट नहीं करता किसी भी चीज से। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को मैं समझाता हूं ये क्या होता है। y2 माइनस y1, इसका मतलब क्या बता रहा है ये, y एक्सिस में कितना चेंज हुआ, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, मतलब x एक्सिस में कितना चेंज हुआ। तो ये एक्चुअल में रेशियो है, किसका रेशियो है, चेंज इन y एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x एक्सिस। समझ में आई ये चीज? तुम लोगों ने डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत तो फिजिक्स में पढ़ा है, तो यहां पर ये जो y2 माइनस y1 है ना, इसको dy बोलते हैं, और x2 माइनस x1 जो है ना, उसको क्या बोलते हैं, dx। वो जो d है वो क्या बताता है, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। तो डेरिवेटिव का कंसेप्ट यहीं से निकलता है, ठीक है? और कभी भी हम dy बाय dx निकालते हैं ना, तो हमको स्लोप दे देता है उस लाइन का। क्लियर ये चीज? ओके, तो ये नोट डाउन कर लेना, ये dy बाय dx अभी मत करना, ये पता होना चाहिए बस। ओके, अब एक और ये नोट कर लो, फिर उसके बाद मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं। y इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, x इज इक्वल्स टू -2, इन दोनों को ड्रॉ करो और इन दोनों का स्लोप बताओ, ये क्वेश्चन है। तो y इज इक्वल टू 5 ड्रॉ करके कॉपी ऐसा उठा के दिखाओ, y इज इक्वल टू 5 को ड्रॉ करो और कॉपी में दिखाओ मुझे कैसे ड्रॉ किया, ये वाला। ऐसे ही रफ में ड्रॉ कर लो फटाफट, चलो ज्यादा नहीं, ऐसे ही फटाफट जो भी समझ में आ रहा है जैसे भी ड्रॉ कर लो। ठीक है केशिता, y इज इक्वल्स टू 5 ड्रॉ करो, दिखा एक बार नोटबुक ओपन करके, बना लिया क्या? नहीं नहीं, और कोई? y इज इक्वल टू 5, ये लाइन है ना, लाइन। नहीं, और कोई? नहीं, और कोई? वाला लाइन है क्या? नहीं, और कोई? सृष्टि दिखाओ। नहीं, हाँ, और कोई? हाँ वैस, नहीं, दिखाओ। नहीं, सब गलत है। हाँ तो ठीक है, अच्छी चीज है, पता चल गया सब बराबर है। तो इधर सुन लो, ठीक है? क्लास 9th और 10th में तुम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी, y इज इक्वल टू a, अगर कोई लाइन होती है तो पैरेलल टू x एक्सिस होती है। वाली लाइन कैसे बनेगी पता है? वो लाइन ऐसे बनेगी, ये वाली लाइन होती है y इज इक्वल्स टू 5 वाली लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये तुम लोगों ने 9th में पढ़ा था, ये वाली लाइन का ग्राफ प्लॉट करना 2D प्लेन में, जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला चैप्टर 9th में आता था, जिसमें एक ही वेरिएबल होता है, तो वो लाइन कैसे बनती है। तो अब ये बताओ, x इज इक्वल टू -2, इसका ग्राफ कैसे बनेगा बताओ? इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, इस साइड पे बनेगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -2। समझ में आई ये चीज? तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि कभी भी y इज इक्वल टू a वाली कोई भी लाइन हो, तो उस लाइन को हमेशा हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन। समझ में आया? अच्छा ये बता दो, y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन कहां पर बनेगी, ये बताओ तो, अगर लॉजिक। ओरिजिन नहीं, प्रॉपरली नहीं बोला, नाम बताओ।
एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस जो है ना वही क्या आपको बताता है y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन। समझ में आई ये चीज? अच्छा ये क्लियर हो गया, लाइन आपने ग्राफ सीख लिया। अब बताओ स्लोप क्या होगा इनका, स्लोप क्या होगा इनका बताओ, स्लोप क्या होगा? 0। क्यों 0 होगा? कौन सी लाइन है ये? हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन के स्लोप क्या होते हैं? 0, क्योंकि वो पैरेलल टू क्या हो जाते हैं? एक्स एक्सिस। समझ में आई ये चीज? हाँ, अब इसकी ये वाली लाइन का भी ग्राफ तो आपने सीख लिया, ये वाली लाइन का ग्राफ कैसा बन रहा है? वर्टिकल ग्राफ बन रहा है। क्लियर हुआ ये चीज? तो इसका मतलब कंक्लूजन ये लिख सकते हैं हम, x इज इक्वल्स टू a, ये हमेशा कैसी लाइन होगी? वर्टिकल लाइन होगी, वर्टिकल लाइन होगी। और इसका स्लोप क्या होगा बताओ तो? स्लोप पूछ रहा हूं मैं, एंगल 90 डिग्री होगा, थीटा 90 डिग्री होगा, लेकिन मैं स्लोप पूछ रहा हूं, तो स्लोप क्या होगा? इन्फिनिटी। थीटा 90 पुट करोगे तब स्लोप निकलेगा। समझ में आ गया ये सभी को? क्लियर? हटा दूं मैं? ओके, और कुछ बचा है क्या प्रीरिक्विजिट कंसेप्ट? हाँ, एक आध चीजें शायद और हैं, वो भी डिस्कस कर लेता हूं। नेक्स्ट, स्लोप का कंसेप्ट समझ गए ना? तो अगर मान लो ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस, ठीक है? एक लाइन बन रही है ऐसे, दूसरी लाइन बन रही है ऐसे, ठीक है? ये वाला एंगल है मान लो 45 डिग्री, ये वाला एंगल है मान लो 45 डिग्री। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये पता है हमको। तो बताओ ये एंगल कितना बनेगा? 45 बनेगा। समझ में? तो इसका स्लोप कितना होगा? कितना होगा? जल्दी बोलो इसका स्लोप। 1045, 1045 मतलब कितना होता है? 1। इसका स्लोप कितना होगा? 1। तो इसका भी स्लोप कितना होगा? 1। समझ में है कि नहीं? तो अगर कोई दो लाइन पैरेलल है, मान लो L1 और L2 ये दोनों पैरेलल है, तो इफ L1 इज पैरेलल टू L2 देन दोनों के स्लोप क्या हो जाएंगे? इक्वल। M1 इज इक्वल टू M2। समझ में? नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ना सिर्फ 11th में बल्कि आगे भी दूसरी क्लासेस में यूज होगा, फिजिक्स वगैरह में भी यूज होता है। ओके, ओके, आगे बताओ। अब आते हैं नेक्स्ट सिचुएशन पे। अगर कोई दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, L1 परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है? तो दोनों के स्लोप के बीच में क्या रिलेशन हो? परपेंडिकुलर है मतलब ये वाला एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। समझ गए ये चीज? मान लेते हैं कि ये वाला एंगल थीटा है, मान लेते हैं ये वाला एंगल अगर थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा बताओ? ये एंगल बनेगा 90 प्लस थीटा या थीटा प्लस 90। समझ में आया क्यों और कैसे? वो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है ना, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। समझ में आई ये चीज? तो इसका जो स्लोप है या जो m1 की वैल्यू है वो कितनी होगी? tan थीटा। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? स्लोप कैसे निकलता है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में tan लगा दो, tan थीटा। और m2 की वैल्यू क्या होगी बताओ तो? tan, और यहां पर एंगल कितना बन रहा है? ये वाला एंगल 90 प्लस थीटा। समझ में आया ये चीज? tan 90 प्लस थीटा। हाँ, तो tan 90 प्लस थीटा कितना होता है? ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़े हो ना? कौन सा क्वाड्रेंट में आता है 90 प्लस? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव, तो ये लग जाएगा माइनस। 90 के कारण वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट होगा, तो tan का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कॉट, तो ये क्या बन जाएगा? कॉट थीटा। क्या ये समझ में आया? अब m2 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं? tan थीटा लिख सकते हैं। और tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर है? देखो m1 के, तो tan थीटा की जगह पे क्या लिख दो? m1। तो m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 अपॉन m1। m1 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
-1। इसका मतलब अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर होंगे तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1। देखो ज्यादातर क्या आप लोगों को हो सकता है इधर उधर पढ़ोगे तो ये सब चीजें नहीं बताया जाए तो भी काम चल जाएगा, वो डेरिवेशन है कैसे हुआ, ठीक है, ताकि फंडामेंटल क्लियर रहे। लेकिन आपको यूज होगा ये वाला प्रॉपर्टी जो मैंने लास्ट में बॉक्स में बना के रखा है। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने ये चीजें एक्सप्लेन की कैसे आया। हाँ हो गया, नोट किया सबने? ओवेस नोट कर रहा है, नहीं करेगा तो फिर दिक्कत होगा। कर रहा है ना? चलो हो गया, अब पूछिए क्वेश्चन। तो अभी तक जो पढ़ा है उसमें से पूछता हूं। मान लेते हैं आपको क्वेश्चन में दिया है कि L1 और L2 दो परपेंडिकुलर लाइन है। पहली वाली लाइन का स्लोप है 2, दूसरी वाली लाइन का स्लोप बताओ कितना होगा, बताओ। -1/2। समझ में कैसे निकला? यहां से निकला। तो ये फॉर्मूले को कैसे यूज करना है मैं ये बताना चाह रहा हूं। अगर आपको एक का स्लोप दिया है दूसरे का निकालना है तो क्या करना, उसको रेसिप्रोकल कर देना और सामने में माइनस लगा देना। समझ गए? अगर मान लो एक लाइन का स्लोप है m1 इज इक्वल टू -1/√3, -1/√3, तो m2 की वैल्यू क्या होगी बताओ? क्या होगी m2 की वैल्यू बताओ? √3 होगी ना। रेसिप्रोकल करो और बाहर में माइनस लगाओ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। समझ गए ना ये चीज? ओके। अब अगर क्वेश्चन में आपको ये दे दिया कि चलो उसका स्लोप √3 है और पूछता है कि बताओ वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो कितना बनाएगा, 60 डिग्री। कैसे निकालोगे? m2 की जगह पे क्या लिख दोगे, tan थीटा इज इक्वल टू √3। अब √3 कब आता है 10 में? क्लियर हो गया ये चीज? तो हटा दो फिर इसको मैं। एक और कंसेप्ट अभी इसमें लिखना बच गया, उसको भी लिख दो, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। अब मान लो कोई दो लाइंस ना ही परपेंडिकुलर है और ना ही पैरेलल है, वो कुछ ऐसे बन रही है, एक दूसरे को कट कर रही, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एंगल अगर हमको निकालना है तो इन दोनों के बीच में दो एंगल बनेगा। एक तो ये वाला एंगल बन सकता है, थीटा नाम नहीं देता, फाई देता हूं, कंफ्यूजन हो जाएगा। थीटा हमेशा हम किसको यूज करेंगे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला। तो इन दोनों लाइन के बीच में एंगल यहां पर मैंने क्या मार्क किया है, फाई किया है। लेकिन सिर्फ फाई, मान लो फाई की वैल्यू 30 है तो सिर्फ 30 डिग्री तो नहीं होगा, एक और ये वाला भी एंगल बनेगा। दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। समझ में आ रहा है ये चीज? तो अगर एक एंगल फाई है तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, 180 -5। और ये एंगल अगर हमको निकालना है और हमको दोनों का स्लोप दिया हुआ है, पहले का स्लोप m1 दूसरे का स्लोप जो है m2, तो फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे वो मैं लिखा रहा हूं। फॉर्मूला है tan phi इज इक्वल्स टू mod m2 minus m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। इसका भी डेरिवेशन है लेकिन वो मैं नहीं बता रहा हूं, उसको बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में ना, पहले लिख लो फिर मैं बताता हूं। ये तब के लिए जब हमको दोनों लाइन का स्लोप दिया है और बोल रहे हैं कि दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालो। तो अगर हेडिंग लिखना है तो ऐसा लिख देना, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो उसमें ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इस फॉर्मूले में ना ये जो मॉड आ रहा है, मॉड, मॉड जब हटता है तो क्या लगता है, प्लस माइनस, तो वाले चीजों में प्रॉब्लम आती है। तो क्या करना मैं बता रहा हूं, तुम लोग ना सिर्फ प्लस वाला लेना। समझ गए ना? प्लस माइनस छोड़ देना, सिर्फ प्लस वाला लेना, फाई की वैल्यू निकाल लेना। मान लो फाई की वैल्यू आई 30, तो दूसरा वाला जो एंगल आएगा वो कैसे निकाल लोगे, 180 -30। तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। समझ गए ना? जब क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा। तो हो गया, हटा दूं मैं? और कुछ तो नहीं बचा है एक्सप्लेन करने के लिए?
और तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है। अब हम क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 1। देख लो इधर सामने क्या लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन, ऐश्वर्या पढ़ना। ये है फाइंड इट्स एरिया। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको कार्टेशियन प्लेन में इन पॉइंट्स को लोकेट करना है और क्वाड्रिलेटरल बनाना है और उसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा है, -4,5। तो यह आ गया, मान लो 1 2 3 4, -4 1 2 3 4 5। तो ये वाला पॉइंट यहां पर कहीं आ जाएगा, -4,5। क्लियर यहां तक। सेकेंड पॉइंट कौन सा है, 0,7। बताओ कहां पर आएगा, y एक्सिस में। ये हो गया 6, ये हो गया 7। तो 0,7 वाला पॉइंट यहां पर आ जाएगा। समझ में आया सभी को यहां तक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 5,-5। ये वाला पॉइंट कहां पर आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5,-5 वाला पॉइंट यहां पर आ जाएगा। क्लियर सबको। फिर उसके नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, -4,-2। तो -4,-2 थर्ड क्वाड्रेंट में, वो यहां पर आ जाएगा, -4,-2। ठीक है। तो ये हमने सारे पॉइंट्स निकाल लिए, इनको ज्वाइन करना है और इसको ज्वाइन करने से क्या बनेगा, क्वाड्रिलेटरल बनेगा। और इस क्वाड्रिलेटरल का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। समझ गए, कैसे करोगे बताओ। समझ गए, सबने ड्रॉ कर लिया ना। तो सबसे पहले ना इसकी मार्किंग कर देना। ए ये वाला वर्टेक्स हो गया, बी ये वाला वर्टेक्स हो गया, सी ये वाला वर्टेक्स क्या हो गया, डी। ओके। अब एक काम करना, इन दोनों को ज्वाइन कर लेना, बी और डी को ज्वाइन कर लेना। बी और डी को ज्वाइन करने से ये क्वाड्रिलेटरल ना दो ट्रायंगल में ब्रेक हो जाएगा। समझ में आया ये चीज। अब जो होगा, फॉर्मूला यूज होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD is equal to area of triangle ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD या BDC, जो भी नाम ले लो। समझ गए ना। दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालो। हो सकता है नेगेटिव आए, लेकिन उसको पॉजिटिव लेना दोनों के एरिया को, और फिर उसको क्या करना है, ऐड करना है। समझ गए, बन जाएगा। चलो एक बस मुझे ये वाला सही निकाल के दिखाओ, ABD का एरिया। दूसरा फिर मैं छोड़ दूंगा, या मैं बता दूं पहला वाला, बता दूं। हाँ ठीक है, देखो। अच्छा निकाल रहे हो, ओके ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल्स टू हाफ मॉड, और उसके बाद फिर फॉर्मूला क्या है देख लो पेज पलट के, और उसमें पुट करो। साइक्लिक ऑर्डर में चलता है। x1 है तो y2 - y3, x2 है तो 3 - 1। समझ रहे हो ना, ये साइक्लिक ऑर्डर में चलता है फॉर्मूला। मतलब अगर याद नहीं है तो याद करने का तरीका ऐसा चलता है, 1 2 3। तो x1 तो यहां पर क्या आ जाएगा, y2 - y3। फिर 2 है तो क्या आ जाएगा, 3 - 1। 3 है तो क्या हो जाएगा, 1 - 2। ठीक है, तो वैसे याद रख सकते हो। आई थिंक फॉर्मूले में वैल्यू तो पुट कर दी होगी। x1 ए वाले को ले रहे होगे, ए वाले को ही ले रहे हो ना, ये x1 y1 b d ऐसा ले रहे होगे। तो x1 की जगह पे सबसे पहले पुट किया होगा -4, फिर अंडर ब्रैकेट y2 - y3। तो 7
माइनस ऑफ -2 ब्रैकेट क्लोज प्लस y2, तो y2 की वैल्यू कितनी हो गई प्लस x2 की वैल्यू कितनी हो गई 0। फिर यहाँ पर y2 माइनस y3 नहीं y3 माइनस y1, तो -2 -5, खैर उससे फर्क नहीं पड़ना है, पूरा 0 हो जाना है। फिर -4 और इधर पे आ जाएगा 5 - 7। एक बार चेक करो तो ऐसा रखा क्या वैल्यू, ऐसे ही रखा है। फिर उसके बाद ये बाहर में 1/2 मॉड -4, ये 7 + 2 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। ये वाली वैल्यू तो 0 होनी है, ये -2 -4 ऐसा हो जाएगा। तो 1/2 -36 + 8, ठीक है। तो आ जाएगा 1/2 कितना आएगा ये मॉड -28, मॉड है तो पॉजिटिव ले लोगे तो 28/2। किसी का आया आंसर? तुम लोग बहुत स्लो कर रहे हो कैलकुलेशन, देखो मैं कितना देर से चालू किया था। अच्छा कुछ और आया क्या आंसर? अरे तो अभी पूरा कहाँ सॉल्व हुआ है, अभी तो सिर्फ ये वाले का एरिया है ना, अभी तो इसका भी निकालोगे फिर ऐड करोगे। ओके ठीक है, क्लियर। तो ये वाला पार्ट मैं छोड़ दे रहा हूं, कैलकुलेशन करके फिर क्रॉस चेक कर लेना फाइनल आंसर के साथ, हटा दो इसको पूरा मैं, लेकिन ये करना जरूरी है तुम लोगों को। ओके अब आ जाते हैं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। क्वेश्चन पढ़ो और समझो, और मतलब इसके सारे क्वेश्चन अगर दोबारा घर में जाके नहीं बनाओगे ना तो भूल जाओगे और नहीं बनने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए जाके बनाना, कंप्लीट करना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कौन पढ़ा है? अनन्या पढ़ो। फाइंड वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल। तो पहले फिगर बना के दिखाओ क्वेश्चन को पढ़ के कि वो ट्राइंगल कैसा है। और मुझे शो करना अपनी नोटबुक बनाने के बाद ना। कौन सा है वो? नहीं, वो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ऐसा है क्या? नहीं। और कोई? नहीं। और कोई? तो कौन सा वो? नहीं अभी भी गलत है, नहीं अभी भी गलत है। हाँ तुम दोनों का सही है, तुम दोनों का सही है, हाँ। और तुम लोगों ने नहीं बनाया, चलो बाकी लोग इधर ध्यान दो। क्या लिखा हुआ है? द बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो पहली चीज ट्राइंगल कैसा है? इक्विलेटरल है, ठीक है। उसके साइड की लेंथ कितनी है? 2a, और उस ट्राइंगल का जो बेस है वो किसके अलोंग है? y एक्सिस के। सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस, तो जो बेस का मिड पॉइंट है वो कहां पर आ रहा है? ओरिजिन पे। तो सबसे पहला काम आप ये करोगे, ये बनाया y एक्सिस, ये बनाया x एक्सिस, और जो बेस है वो किसके अलोंग होगा? वो होगा y एक्सिस के। तो वो ऐसा होगा, और वो ऐसा होगा, और उसका जो मिड पॉइंट है वो कहां पर आएगा? ओरिजिन पे। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये ओरिजिन पे आ रहा है O। तो इसका ये मतलब है कि उसकी उस ट्राइंगल का ये वाला हाइट कितना होगा? बताओ, यहां से यहां तक बताओ कितना होगा? कितना होगा बताओ? ए। क्यों ए होगा? क्योंकि टोटल उसकी लेंथ कितनी है? 2a, ऐसा इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है। समझ में आया? तो ये मिड पॉइंट ओरिजिन पे आ रहा है, मतलब ए ऊपर होगा और ए कितना होगा? नीचे। तो ये वाला डिस्टेंस ए और ये वाला भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ए। क्लियर हुआ ये चीज? अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब ये सिमेट्रिक होगा ना, तो इसका जब हम बाकी जो दो साइड बनाएंगे तो वो जाके ऐसा बनेगा, या फिर वो जाके
ऐसा बनेगा, समझ रहे हो ना, दोनों तरफ हो सकता है, थर्ड वर्टेक्स या तो इधर होगा या तो इधर होगा। अभी मैं एक चीज मानता हूं कि मान लेते हैं इधर ही है थर्ड वर्टेक्स, और हमको बोला है कि तीनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट निकालो। तो पहले तो ये वाले वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट बता दो मुझे। नहीं, 0, ए कोई नहीं है क्या? अच्छा ठीक है, ओके। 0, ए बिल्कुल सही, क्योंकि ये वाला पॉइंट कहां पर आ रहा है? वाई एक्सिस में, समझ में आया? अच्छा, इसके नीचे पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट बता दो कितना होगा? 0, -a। किसी को कोई डाउट तो नहीं ना इसमें? हाँ। अब इसके बाद जो थर्ड वर्टेक्स ये वाला है पॉइंट सी, उसका कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। ये कौन बताएगा? देखो तुमको सोचना पड़ेगा, मैं आंसर तुरंत बता दूंगा ना तो 0, 2a नहीं, 2a, 0 भी नहीं है। नहीं, देखो सुनो, यहां से यहां, हाँ वो तो पता है कि वो y कोऑर्डिनेट उसका क्या आएगा? 0। x कोऑर्डिनेट ही हमको चाहिए। तो देखो हमको यहां से यहां तक का लेंथ पता है 2a है, समझ रहे हो ना ये चीज? हमको ये पता है कि ये वाली लेंथ कितनी है? a है। हमको ये पता है कि ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो यहां पर ये वाली लेंथ जो होगी वो उसका क्या हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट। तो कैसे निकालोगे? इसमें क्या लगाओगे? पाइथागोरस थ्योरम। समझ में आया ये चीज? तो पाइथागोरस थ्योरम से h² इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h मतलब 2a का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो गया a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 4a² माइनस a² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b²। वैसे दिख रहा है वहां से? नहीं तो इधर बैठ जाना या थोड़ा इस तरफ शिफ्ट होके बैठ जाए, क्योंकि ना मैं आ जाता हूँ सामने। तो ये हो जाएगा 3a² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये b²। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3a, इसका स्क्वायर रूट ले लेगा। समझ में आया ये चीज? तो इसका मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया? √3a, और इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? √3a। दैट्स इट। ये क्वेश्चन 1 मार्क के एमसीक्यू क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना? प्लॉट करने के लिए नहीं बोलेगा, सीधा वर्टाइसेस पूछ लेगा। मतलब JEE और CET के उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं, ठीक है? हटा दो इस क्वेश्चन को मैं, ओके। लेकिन इसके आंसर में आपको क्या लिखना पड़ेगा? प्लस माइनस भी लगाना पड़ेगा इसके सामने। क्यों प्लस माइनस? समझ गए ना? या तो इधर भी हो सकता है या तो उधर भी हो सकता है। तो ऑप्शन में आपको दोनों ऑप्शन देगा, एक प्लस वाला दे देगा, एक माइनस वाला दे देगा, एक में दोनों लगा देगा। तो आपको वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। हटा दो इसको फिर मैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, क्या लिखा है? Where the first part is? हाँ, आंसर करो। फर्स्ट कंडीशन में क्या रहा? पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो पहले फर्स्ट कंडीशन लेते हैं। मान लेते हैं पी वाला पॉइंट यहां पर है और क्यू वाला पॉइंट मान लेते हैं यहां पर है, और दोनों किसके पैरेलल हैं? बताओ, पी क्यू जो है वो किसके पैरेलल हो गया? वाई एक्सिस के। पी का कोऑर्डिनेट क्या है? x1, y1। क्यू का कोऑर्डिनेट कितना है? x2, y2। समझ गए? और आपको किसकी लेंथ निकालने बोल रहा है? पी और क्यू के बीच की लेंथ निकालने बोल रहा है। तो इसमें कोई डिस्टेंस फॉर्मूला मत लगाना। क्यों मत लगाना? क्योंकि ये ऐसे ही निकल सकता है। यहां से यहां तक की हाइट कितनी होगी बताओ? यहां से यहां तक की हाइट, यहां से यहां तक की हाइट y2 होगी ना? कैसे पता चला? ये इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या दे रहा है उस पॉइंट की हाइट। यहां से यहां तक की हाइट कितनी होगी बताओ? यहां से यहां तक की y1। समझ में आया कि नहीं? तो PQ की लेंथ कितनी हो जाएगी? y2 माइनस y1। क्लियर हुआ लॉजिक? ठीक है, दैट्स इट। अब सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है उसने बताओ? पैरेलल टू x एक्सिस। तो अब ये जो है ये PQ बन गया ऐसा, यहां पर हो गया P, यहां पर हो गया Q। P का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? x1, y1। Q का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? x2, y2। अब बताओ डिस्टेंस कितना होगा दोनों के बीच का?
मैंने उल्टा ले लिया ना, इसको x1 लेना है, इसको p लेना है, इसको q लेना है, ठीक है, जो भी है समझ गए ना। एक मिनट, हाँ, मान लेते हैं यहां पर ये वाला पॉइंट हो गया p और यहां पर ये वाला पॉइंट हो गया q। p का कोऑर्डिनेट है x1 y1, q का कोऑर्डिनेट है x2 y2। समझ में आया? तो ये यहां से q तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये x2, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x1। तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो ये सब चीजें जो है ना, ये मतलब एक फंडामेंटल चीजें हैं। अभी तो लाइन स्टार्ट नहीं हुई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फंडामेंटल स्टार्ट हुए। हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। हाँ बस यही आंसर, ये वन मतलब ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, इसको बताओ आंसर। सॉल्व करके बताओ। ये मान लो ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, एक पॉइंट है सपोज ये वाला, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 7,6। दूसरा पॉइंट हो गया ये वाला, इसका कोऑर्डिनेट है 3,4। क्लियर हुआ ये चीज? और ये दोनों पॉइंट जो है ये क्या है, एक्स एक्सिस से इक्वी डिस्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो ये है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में मान लेते हैं यहां पर एक पॉइंट आ रहा है, पॉइंट पी। तो अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस में आता है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कॉमा जीरो। एक्स कोऑर्डिनेट तो रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो। समझ गए? अब क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मतलब आपको इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट चाहिए, जिसके लिए हमको क्या चाहिए, एक्स चाहिए। और बोल रहा है कि ये इक्वी डिस्टेंट है इन दोनों से। इसका मतलब इन दोनों का डिस्टेंस और इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो मान लेते हैं इसको ए ले लेते हैं और इसको क्या ले लेते हैं, बी ले लेते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एपी इज इक्वल टू क्या गिवन है आपको, बीपी गिवन है। क्लियर ये चीज? 5 आएगा? ठीक है, सॉल्व करो, बाकी लोग भी चेक करो। एपी इज इक्वल टू बीपी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। तो एपी में अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब कि क्या हो जाएगा, माइनस 6 का होल स्क्वायर। बीपी में भी डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस 0 माइनस 4 मतलब क्या हो जाएगा, माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ ये सबको? x निकालने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो यहां पर क्या बच जाएगा, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। इधर पे क्या करोगे, a माइनस b का होल स्क्वायर लगाओगे, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2ab, तो आ जाएगा माइनस 46 प्लस 36 इज इक्वल्स टू। मैं जल्दी से सॉल्व कर रहा हूँ, ये बेसिक चीज है इसलिए ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तुम लोगों को कुछ डाउट होगा तो बता देना। यहां तक हो गया? फिर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। और ये 49 और 36 का एडिशन कितना होता है, ये होता है 55, 85 हो जाता है। तो हो जाएगा माइनस 14x प्लस 85। राइट हैंड साइड में माइनस 6x प्लस 25 यहां तक हो जाएगा। माइनस 14x गया इधर, 25 गया इधर पे। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो जाएगा, 85 माइनस 25। राइट साइड में कितना हो जाएगा, 14x प्लस 14x माइनस 6x। तो ये हो जाएगा डिफरेंस 60 इज इक्वल टू, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 8x। तो x की वैल्यू हो जाएगी 60 अपॉन 8, ठीक है। 4 2 जा 4 से 15 टाइम्स हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 15/2। चेक करो तो 15/2, 0 ये आना चाहिए आंसर। बाकी लोगों का आएगा ये आंसर? ठीक है, हटा दो इसको फिर मैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ जल्दी से। अब स्लोप वाला कंसेप्ट स्टार्ट हो गया ना। अभी तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो 10th वाला प्रीरिक्विजिट था उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड
पढ़ो एक बार, तुम लोग पढ़ो क्वेश्चन को और समझो और बताओ। ईशान पढ़ो क्वेश्चन। Find the slope of a line which passes through the origin, the midpoint of the line segment joining the point B 0 -4 and B 8 0. हाँ, एक रफ स्केच बना के बताओ आपको जिस लाइन का स्लोप बनाना है। रफ स्केच मतलब इसको ऐसा मत मार्क करना ये कहाँ आएगा वो कहाँ आएगा, ऐसा मत देखना, ठीक है। जैसे ये वाला एक पॉइंट, ये वाला लाइन है, मान लेते हैं इसका स्लोप हमको निकालना है ना, और वो लाइन कहाँ से पास हो रहा है, पासेस थ्रू ओरिजिन। ओके, ठीक है, ठीक है। और थोड़ा सा डिटेल रिक्वायर्ड है। मान लेते हैं वो ओरिजिन से पास हो रहा है ना, तो ये ओरिजिन हो गया, इसको क्या कर दिया हमने 0,0, यहां तक क्लियर। और कहां से पास हो रहा है वो, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। तो मतलब इस लाइन का एक पॉइंट ओरिजिन है और जो दूसरा पॉइंट है वो एक लाइन सेगमेंट का क्या है, मिड पॉइंट है। और वो लाइन सेगमेंट किसको ज्वाइन करने से बन रहा है, P 0,-4 और B 8,0, इन दोनों को ज्वाइन करने से बन रहा है। समझ में आया? तो आपको अगर इसका मिड पॉइंट मिल गया तो इस लाइन का दूसरा पॉइंट भी मिल गया। समझ में आया? तो बताओ इसका मिड पॉइंट क्या होगा। 0 + 8 मतलब कितना हो जाएगा, 8। 8/2 मतलब कितना हो जाएगा, 4। ये डायरेक्ट चाहिए, ठीक है। y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -2। समझ में आया? तो आपको ये जो लाइन है उसके 2 पॉइंट मिल गए। अब उसका स्लोप निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला याद करो, बताओ। स्लोप निकालने के 2 फॉर्मूले बताए मैंने। हाँ, कौन सा फॉर्मूला है, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, ठीक है। तो y2 - y1 मतलब -2 - 0, तो ये हो गया -2 - 0 डिवाइडेड बाय x2 - x1 मतलब क्या हो जाएगा, 4 - 0। क्या ये क्लियर? तो ये हो गया -2/4, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2। दैट्स इट, ये उस लाइन का स्लोप हो गया। समझ में आया सबको? ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, स्लोप वाले क्वेश्चंस। और ये एक रफ स्केच अगर आप बना लोगे ना तो आपको ना क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा क्या पूछ रहा है। तो बना नहीं रहा है क्वेश्चंस। कल मैं चेक करूंगा अगली क्लास में कॉपी सबकी, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, हर क्लास के स्टार्ट में प्रीवियस क्लास का टेस्ट है ना, ये इसी से तुम लोगों की प्रैक्टिस होगी। ओके, जिसका बन गया ठीक है और क्लियर, जिसका नहीं बना उसको फिर होमवर्क दूंगा, पूरा क्लास का वर्क फिर से रिपीट करके लाने, ठीक है। हटा दो इसको मैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। इसको पढ़ के रख लो, फिर मैं पूछता हूँ क्या समझ में आ रहा है। वैसे ये तो बकवास क्वेश्चन है, कोई काम का नहीं है, इसको मैं ही समझा देता हूँ। क्वेश्चन तो पढ़ लिया होगा ना तुम लोगों ने। पाइथागोरस यूज करके बताओ कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस है। विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बताओ ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस है। और वर्टाइसेस में मैं ये वाले वर्टेक्स को ले रहा हूँ, ये क्या, -1, -1। ऑब्वियसली वो कहां पर आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। क्लियर? नेक्स्ट वर्टेक्स कौन सा है, 4,4। तो 4,4 कहां पर आएगा, 4,4 कहां पर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर हुआ? ये हो गया 4,4। नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा हुआ वो कौन सा है, 3,5। तो 3,5 वो यहां पर कहीं आएगा ना शायद, 3, यहां पर कहीं आएगा, मान लो ये हो गया, है ना, ये हो गया। ओके, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस ये हमको निकालना है, ये हमको प्रूफ करना है विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। एरिया से कैसे पता चलता है, तो उससे तो एरिया निकलता है। हाँ, फिर नहीं, एक मिनट सुनो। इसने जो आंसर दिया है, हम स्लोप वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, उससे थीटा निकाल लेंगे। थीटा लेकिन जो निकलता है ना वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। तो उससे हमको ट्रायंगल के एंगल के बारे में नहीं पता चलेगा। समझ में आए? लॉजिक सही है, और सोचो और क्या कर सकते हैं, बताऊं मैं? सुनो इधर पे, यहां पर अगर देखा जाए
ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, है ना। तुम तीनों का स्लोप निकाल सकते हो, ए बी का स्लोप, स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है, और किसका स्लोप निकाल सकते हो, स्लोप ऑफ बी सी और स्लोप ऑफ सी, ये निकाल सकते हो। अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है ना, कोई दो लाइन एक दूसरे के क्या होती है, परपेंडिकुलर, समझ में आया ये चीज। और कोई दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है, याद करो मैंने लिखा है, दोनों के प्रोडक्ट कितना होता है, -1। तो पहले तुम लोग इन तीनों का स्लोप निकालो, निकालो तीनों का स्लोप, चलो जल्दी से। ए बी का स्लोप, तो ए बी देखो जल्दी से, y2 - y1, फटाफट बताओ, ये माइनस, दोनों माइनस है ना, हाँ बताओ, y2 - y1, अरे बहुत गलत, कितना, जल्दी बोलो। 5 माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस हो जाएगा ना, हाँ तो ए बी तो लिखा हूं ना मैं तो यहाँ पर, मैं तो ए बी पूछा ना, तो 4 माइनस ऑफ माइनस मतलब कितना हो जाएगा, प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय x2 - x1, बताओ जल्दी, वो भी कितना हो जाएगा, 5, तो कितना हो जाएगा, अरे दोनों -1 है ना, क्लियर ये चीज। हाँ, अब बीसी का स्लोप बताओ जल्दी, 1/-1 मतलब कितना हो जाएगा ये, -1। अब तीसरा निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, पहले वाले को m1 ले लो और दूसरे वाले को क्या ले लो, m2 ले लो, तो m1 × m2 इज इक्वल टू कितना आ गया, -1। मतलब ए बी और बी सी दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। समझ में आया कि नहीं ये चीज, इसका मतलब बी वाला जो वर्टेक्स है वहां पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट सभी को, फील हो रहा है, थोड़ा बड़े हो गए हो क्वेश्चंस के लेवल देख के। हाँ वो देखने पे सी जैसा लग रहा है, लेकिन इससे, क्योंकि मैं तो रफ स्केच बनाया हूं ना, वो हटाओ इसको मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। हाँ, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, स्लोप का दो फॉर्मूला, कौन सा यूज होगा, tan थीटा। चलो बताओ आंसर, बताओ आंसर फटाफट। हाँ हाँ, बस ऐसे ही में पूरे एमसीक्यू में गलत कर दोगे। हाँ, √3, नहीं √3 भी नहीं है। हाँ देखो, अब क्या है ना, वो ऑप्शन तुमको वैसे देगा जिसमें तुम गलती कर दो, तो इसको पहले तुम लोग अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन को। आपको स्लोप निकालना है लाइन का, जो कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री, किसके साथ, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। कौन से डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर, तो इधर जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना बन रहा है, 30। इसका मतलब वो जो लाइन बन रही है वो लाइन कैसी बन रही है, ऐसे बन रही है। समझ में आया कि नहीं सभी को। और ये वाला एंगल कितना है, 30, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, ये 30 है ना, ये 30 है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 + 30 मतलब कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। क्या जो मैं बोल रहा हूं वो समझ में आया। तुम लोगों को ये एंगल दिया हुआ है, और जो tan थीटा वाला फॉर्मूला लगता है उसमें थीटा कैसे निकलता है, पूरे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से निकलता है। ठीक है, तो तुम लोगों को यहां पर क्या निकालना पड़ेगा, tan 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब tan 120 कैसे निकलता है, tan 90 + 30 ऐसा लिखोगे। अब tan 90 + थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो आ गया माइनस, tan कन्वर्ट होगा किसमें, कॉट में, थीटा की वैल्यू कितनी, 30, समझ गए। अब cot 30 की वैल्यू √3, तो यहां पर बाहर माइनस है, तो आंसर कितना आ जाएगा, -√3। समझ में आया ये।
ये 120 कैसे हुआ? उसने बोला है पॉजिटिव वाई एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में 30 डिग्री है, लेकिन ये फॉर्मूले में जो थीटा होता है वो इंक्लिनेशन एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से मेजर किया जाता है। तो अगर y से 30 बन रहा है तो x से कितना बनाएगा? 120। दोनों ऐड हो जाएगा ना उसमें, समझ में है? ये 30 और ये वाला एंगल कितना है? 90 है, तो 30 प्लस 90। ओके, हटा दो इसको फिर मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा चैप्टर है, अभी कितने क्वेश्चंस बच गए और एंड कर दो क्या? ठीक है, एंड करता हूं, लेकिन ना अब थोड़ा सा ना इस चैप्टर के लिए मार्जिन ज्यादा लेना पड़ेगा तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास से, ठीक है? जल्दी तो मेरे पहले क्लास